हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल गुड। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 का फिजिक्स का चैप्टर सेकंड फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग क्लास 8 में हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट 6, 7 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़। सबसे पहले हमें ये देखना है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ऐसी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, जिनको मेज़र किया जा सके, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। अच्छा, तो हम लोगों ने काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ी है। सपोज लेंथ, मास, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर। तो अब टाइम है हमें डेंसिटी पढ़ने का। तो कोई भी बॉडी हो, कोई भी बॉडी, सारी ही बॉडी में ईच बॉडी हैज सर्टेन मास एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। सारी ही बॉडी के पास एक मास होता है और वॉल्यूम होता है। आप कुछ भी एग्जांपल ले लो। सपोज ये सामने आपके बोर्ड रखा हुआ है, बोर्ड में कुछ ना कुछ मास भी है और ये एक वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर रहा है, जगह को भी घेर रहा है। तो इसमें मास भी है और क्या, वॉल्यूम भी है। अच्छा भाई, ये बात हो गई डेंसिटी की। और यहाँ से दो बातें क्लियर हो गई, या कह सकते हैं कि डेंसिटी की क्वांटिटीज़ क्लियर हो गई कि अगर हमें डेंसिटी फाइंड आउट करना है तो मास और वॉल्यूम ही दो क्वांटिटीज़ हैं जिनके थ्रू हम डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे कुछ केसेस होते हैं, मतलब जितना मास होगा उतना ही वॉल्यूम होगा। भाई, जितना अगर हम किसी चीज़ में मैटर ऐड करेंगे तो उसका मास बढ़ेगा, और जब मास बढ़ेगा तो वो उतनी ही स्पेस को भी ऑक्यूपाई करेगा। ये बात क्लियर है कि किसी भी, अगर ये बोर्ड सपोज मेरे लिए अब छोटा है, अब मेरे लिए काम नहीं आ रहा है, तो अब मैं बड़ा बोर्ड लूँगी तो उस बड़े बोर्ड में और मैटर यूज़ होगा, और पार्टिकल्स यूज़ होंगे, उसमें और सब्सटेंस ऐड करके उसके मास को बढ़ाया जाएगा। और जब मास इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है कि स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। अब इसी तरह केस 1 की बात करते हैं, लेकिन कुछ जगह पे कुछ डिफरेंट चीज़ें भी होती हैं, जैसे हम लोग अब एग्जांपल्स में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। केस 1 देखिए, इक्वल मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। बहुत ध्यान से समझिएगा, इक्वल मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। दो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, उनके मास क्या है, इक्वल है। मास क्या है, इक्वल है, हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स। क्या है, हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स। उनके आपके मास तो डिफरेंट हैं, बट क्या है, सॉरी, मास तो इक्वल है बट डिफरेंट क्या है, वॉल्यूम डिफरेंट है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं कॉटन का और लेड का। यहाँ पे मैंने आपको फिगर में शो किया है, अब उस पर मत जाना कि कॉटन ऐसी होता भाई, लेड ऐसी होता भाई। ड्राइंग थोड़ी अच्छी है मेरी, तो इस वजह से मैंने ऐसा ड्रॉ किया है। हाँ, ओके। तो कॉटन और लेड आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा है। यहाँ पे दोनों का मास, कॉटन का मास और लेड का मास, दोनों का मास वेट सेम है। ओके, दोनों का मास सेम है बट डिफरेंट वॉल्यूम। लेकिन कॉटन ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है इन कंपेयर टू लेड। एक एक रीज़न बताऊंगी, बहुत ध्यान से समझना। मास दोनों के बराबर है, वेट दोनों का इक्वल है, बट जो वॉल्यूम है, स्पेस ऑक्यूपाई जो कर रहे हैं, वो दोनों ही डिफरेंट है। कॉटन डिफरेंट है और लेड का भी डिफरेंट वॉल्यूम है। कॉटन ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वॉल्यूम ज़्यादा है कॉटन का इन कंपेयर टू लेड। अब रीज़न सुनो। रीज़न क्या है कि कॉटन क्यों ज़्यादा जगह को घेर रहा है, क्यों ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? क्योंकि आपने देखा हो तो कॉटन के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंपेयर किससे करें, लेड से। लेड से जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो काफ़ी दूर दूर होंगे। और लेड में क्या होता है, लेड एक सॉलिड है, उसमें क्या होता है कि जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास होंगे। जो लेड सब्सटेंस है उसके जो पार्टिकल पास पास हैं तो वो कम स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन कॉटन के क्या है, बहुत स्प्रेड हुए हैं, फैले हुए हैं, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दूर दूर हैं, पार्टिकल्स मैटर के दूर दूर हैं, इसलिए ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। सो वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ कॉटन इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लेड। रीज़न भी मैंने बता दिया कि क्यों है। अच्छा, लेकिन अगर डेंसिटी की बात की जाए, कौन ज़्यादा डेंस है, तो देखो डेंसिटी को रटने की ज़रूरत नहीं है। डेंस का सिंपल मतलब समझो डेंसिटी का कि घना। डेंस का मतलब होता है घना, जो ज़्यादा घना है। तो आप लोग अभी इसमें से देख करके बताओ, कॉटन या लेड, कौन ज़्यादा? आप अपने माइंड में सोचो, फिगर पे मत जाओ, माइंड में सोचो कि कौन ज़्यादा घना होगा। भाई, जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत पास पास होंगे वो ज़्यादा घना होगा इन कंपेयर टू
अदर सब्सटेंस, अगर इसी तरह बात की जाए कि अगर मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, सपोज कोई दो गार्डन है, किसी भी दो पर्सन के दो गार्डन है, एक ने जो है ट्री को जो है लगाया हुआ है और काफ़ी दूर दूर पे लगाया हुआ है, और एक है उसने जो है काफ़ी पास पास लगाया हुआ है और ज़्यादा ट्रीज को लगाया हुआ है, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? जिसने पास पास लगाया हुआ है। डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? जिसके ट्रीज बहुत पास पास होंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो घना है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब जिसके पार्टिकल्स पास पास होंगे, जिसमें अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा पार्टिकल्स के बीच में, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। सो डेंसिटी ऑफ कॉटन इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लेड। नाउ इन सेकेंड कंडीशन, डेंसिटी ऑफ लेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ कॉटन। आई होप कि फर्स्ट केस समझ में आ गया होगा। चलिए सेकेंड केस पे आते हैं। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, कोई भी दो अलग अलग सब्सटेंस है, अब उनके वॉल्यूम इक्वल है, वो सेम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, बट देयर हैव डिफरेंट मासेस। उनके मासेस क्या हैं? अब डिफरेंट हैं। मैंने एग्जांपल ले लिया है आयरन का और वुड का। आयरन का बॉक्स भी उतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका वॉल्यूम भी सेम है, और वुड भी सेम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका भी वॉल्यूम क्या है? सेम है, बट क्या है? मासेस डिफरेंट हैं। हमें पता है कि मास ऑफ आयरन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वुड। ओके, अब जो मास ज़्यादा होगा, और अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो पार्टिकल्स किसके बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे? आयरन के या वुड के? आयरन के बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे, इसलिए तो आयरन ईजिली ब्रेक नहीं होता है और वुड ईजिली ब्रेक हो जाता है। तो डेंसिटी ऑफ आयरन इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वुड। आई होप कि ये दोनों केसेस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट में सेक्शन में बताओ और मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, कम टू द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम पे मास, उसी को हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। कहीं पे भी किसी भी फिज़िक्स के डेफिनेशन में पर की बात आ जाए तो समझ जाना यहाँ पे अपॉन में वो क्वांटिटी लिखी जाएगी, बाई में वो क्वांटिटी लिखी जाएगी। मास पर यूनिट बाई वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम है, देखो वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस नीचे लिखा हुआ है, मास ऑफ द सब्सटेंस ऊपर लिखा हुआ है। फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस क्या हो जाएगा? मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का मास निकाल लो और वॉल्यूम निकाल लो और उसको m/v सॉल्व कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा? डेंसिटी मिल जाएगी। डेंसिटी को हमेशा स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई भी बॉडी है, कोई भी सब्सटेंस है, उसका मास है कैपिटल M, उसकी पर यूनिट वॉल्यूम है कैपिटल V, सो स्मॉल d इज इक्वल्स टू हो जाएगा m/v। और सेम इसी तरह बात करें तो यूनिट ऑफ डेंसिटी, यूनिट ऑफ डेंसिटी तीन सिस्टम्स में निकाली जाएंगी, MKS, SI, CGS। यहाँ पे MKS और SI यूनिट सेम होंगी। MKS मीन्स होता है फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकेंड। SI क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। CGS क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। चलिए अब देखते हैं फॉर्मूले में से ही D इज इक्वल्स टू m/v। M मीन्स मास और V मीन्स वॉल्यूम। मास की यूनिट क्या होती है? MKS में और SI में यूनिट क्या होती है? kg होती है। क्या होती है? kg, जो कि मैंने लिखा हुआ है अपॉन। अपॉन को हम लोग एज अ पर भी यूज़ कर सकते हैं, पर लिख करके पर रीड भी करते हैं। वॉल्यूम की क्या होती है? मीटर क्यूब। क्या होती है? मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर भी बोलते हैं इसको। ओके, इसको हम इन्वर्स में करके -3 भी लिख सकते हैं, जैसे हम लोग पावर और एक्सपोनेंट में करते हैं कि अगर कोई भी नंबर है वो पावर के साथ डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में चेंज होता है तो उसकी पावर क्या हो जाती है? साइन चेंज हो जाते हैं। इसी तरह kg m-3 हो गया आपको जो दिख रहा है। CGS में क्या हो गया? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर हो जाएगा ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको भी मैंने इन्वर्स करके लिख के दिखा दिया है। ओके, आई होप कि यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट अब हम लोग देखने चलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन MKS एंड CGS ऑफ यूनिट ऑफ डेंसिटी। ओके, एज यू नो कि मैं आपको बता चुकी हूँ 1 kg पर मीटर क्यूब को हम लोग ने यहाँ पे लिख लिया है 1 kg बाई 1 मीटर क्यूब। लिख सकते हैं बाई 1 तो कहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए 1 लिखना ज़रूरी है जिससे कि 1 kg रहे तो हम उसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकें। जैसे नेक्स्ट स्टेप में आप देखो कि 1 kg की जगह मैंने क्या लिखा हुआ है? 1000 ग्राम।
क्या लिखा है 1000 ग्राम, क्योंकि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, अपॉन मैंने यहाँ 1 मीटर क्यूब को यहाँ पे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि मीटर क्यूब क्या होगा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो सारे ही 1 मीटर को, तीनों ही 1 मीटर को मैंने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया है, जिससे कि हो गया 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। आप नेक्स्ट स्टेप में देखो, ऊपर से 3 जीरोज और नीचे से 3 जीरोज कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या बन गया 1 ग्राम अपॉन 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्या बन गया 1 ग्राम अपॉन 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे ऊपर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया है। देखो ग्राम बाई 1000 की जगह पे क्या लिख दिया है 10 टू द पावर 3, भाई जितने जीरोज होते हैं उसकी पावर में हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जब दोनों क्वांटिटीज़ को ऊपर ले गए 10 टू द पावर 3 को और सेंटीमीटर क्यूब को, तो क्या हो गया 10 टू द पावर -3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 के, अब क्या कह सकते हैं, हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था 1 kg क्यूबिक मीटर से, 1 kg क्यूबिक मीटर से स्टार्ट किया था, तो अब यहाँ पे क्या आ गया 1 kg पर क्यूबिक मीटर इज इक्वल्स टू आ गया 10 टू द पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 10 टू द पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा बिल्कुल अच्छे से, कोई भी डाउट नहीं होगा इसमें। आई होप कि डाउट ना हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, अब मैं बताने जा रही हूँ आपको इससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग द मास ऑफ एन आयरन क्यूब ऑफ वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा है कि एक आयरन क्यूब है जिसका मास ऑफ वॉल्यूम कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। यूनिट से ही पहचान जाओ कि कौन सी क्वांटिटी दी गई है। सेंटीमीटर क्यूब लगा हुआ है, इसका मतलब कि सीजीएस सिस्टम में वॉल्यूम की वैल्यू दी गई है, इज इक्वल टू 78 ग्राम। 78 ग्राम सीजीएस सिस्टम में मास की वैल्यू दी गई है। मास पता है, वॉल्यूम पता है, आसानी से हम डेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। स्मॉल डी इज इक्वल्स टू m बाई वी। m की जगह पे क्या हम पुट करेंगे 78 ग्राम, क्योंकि मास क्या है 78 ग्राम बाई 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो 10 से जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 1 डिजिट पे जा करके लग जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन देखो, अ पीस ऑफ कॉपर ऑफ मास 8.9 kg। यहाँ पे केजी से ही पता चल जा रहा है मास की वैल्यू दी गई है, और कौन से सिस्टम में दी गई है एसआई सिस्टम में या फिर एमकेएस सिस्टम में दी गई है। हैज़ वॉल्यूम 0.001 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से पहचान हो गई कि यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ कॉपर। अब कॉपर की डेंसिटी क्या है, कॉपर की बात हो रही थी, ऊपर आयरन की बात हुई है। डी इज इक्वल्स टू m बाई वी, एज यू नो 8.9 kg बाई 0.001 मीटर क्यूब। अच्छा, 8.9 के बाद अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया है कि सबसे पहले अगर डेसिमल हो तो परेशान होने वाली बात नहीं है। सबसे पहले उनको लाइक डेसिमल्स में चेंज कर लो, मतलब जो भी, जैसे हमारा नीचे वाली डिजिट 0.001 राइट से थर्ड नंबर पे जा करके डेसिमल लगा हुआ है, वैसे ही मैंने ऊपर 0 ऐड कर दिया है, जिससे कि ऊपर भी थर्ड डिजिट पे जा करके 0 लग जाए। और जब लाइक डेसिमल हो जाएंगे तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर हमारा क्या आ जाएगा 8900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नीचे डेनोमिनेटर में 1 है, जिसकी वैल्यू से कोई भी फर्क नहीं पड़ता भाई, 2/1 है तो इसका मतलब कि आंसर 2 ही आएगा। तो इसी तरह 8900 kg पर मीटर क्यूब इज आंसर। आई होप कि ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा गाइस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे भी मैं इसके पार्ट्स पूरे ही आपको पढ़ाऊंगी और अच्छे से चाहूँगी कि एक्सप्लेन हो आपको। थैंक यू।